के फंडामेंटल्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं रक्षित रंजन, मार्सलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के को फाउंडर और सीनियर फंड मैनेजर। रक्षित, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपसे बात करने के लिए। रक्षित, मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगा HDFC बैंक के बारे में। रेफरेंस से ये बाय सेल कॉल नहीं है, पहले ही मैं बता दूं। फ्राइडे को क्या हुआ कि इसके अंदर एक टेक्निकल फैक्टर की वजह से 5-6% की गिरावट देखी लिमिटेड और बैंक दोनों में। हमने याद नहीं आ रहा है लास्ट इस बैंक में इतनी बड़ी गिरावट कब थी, लेकिन मैंने वीकेंड में काफ़ी फंड से बात की, बड़े फंड PMS वालों लोगों से बात की जो 1 बिलियन से 2 बिलियन तक के PMSs मैनेज करते हैं। मुझे सेंस ये आया कि एक्टिव फंड मैनेजर्स तो इस फॉल के बाद लेना का विचार बना रहे थे, जबकि पैसिव फ्लोज के डर में इन दोनों की तबीयत से पिटाई हुई फ्राइडे को। मैं जिस हिसाब से इन दोनों कंपनीज ने अपने रिजल्ट क्वालिटी पेश की है लास्ट 2-3 क्वार्टर्स से, जो इन्होंने स्केल अप शुरू किया है ब्रांच वगैरह का, मैं और इवन ये क्वार्टर HDFC लिमिटेड का हाईएस्ट एवर क्वार्टर था, जबकि इतनी पुरानी हिस्ट्री है इनकी। मैं बिजनेस मोमेंटम पे आपकी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि लोग डर गए भाई, आफ्टर ऑल ये टेक्निकल फैक्टर की वजह से कोई फंडामेंटल में तो कोई बदलाव आना भी नहीं था। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये टेक्निकल फैक्टर है। किसी इंडेक्स में वेट इंक्रीज डिक्रीज होने से जरूर थोड़े कुछ दिनों का फ्लो इनटू द स्टॉक अफेक्ट होता है, बट इससे ना तो स्टॉक की फेयर वैल्यू, जो उसकी डिजर्व्ड वैल्यू है, ना तो वो बदलती है, और ना ही इससे स्टॉक की मार्केट की परसेप्शन ऑन फंडामेंटल्स बदलती है। तो ये इस तरह के इवेंट्स काफी सारे स्टॉक्स में फ्रीक्वेंटली आते हैं और इवेंचुअली ये रिवर्स हो जाते हैं। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जहां पे आप बाय करना चाहते हैं वो कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, और उनको जब तक वो फंडामेंटल्स मजबूत है आप उनको पकड़ के रखना चाहते हैं जब तक वो अंडर वैल्यूड है। अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं तो ऐसा टेक्निकल इवेंट एक नॉन इवेंट होता है। नहीं तो अगर आप 2 या 4 दिन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर इस तरह के शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव पे फर्क पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। फंडामेंटल्स में जो हमारी व्यू है HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर के बाद, जिस तरह से हमारे को समझ में आता है कैसे बैंक आगे ग्रो करेगा, एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है जो आई थिंक आई वुड से दिस मर्जर का सबसे बड़ा सिनर्जी है। वो ये है कि HDFC बैंक में होम लोन्स बहुत कम मात्रा में हुआ करते थे, और HDFC लिमिटेड फुल ऑफ होम लोन्स लोन बुक है, राइट। एंड जोड़ने के बाद HDFC बैंक के होम लोन की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उसके बिजनेस में। उससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। विदाउट होम लोन्स HDFC बैंक की एवरेज लोन की टेन्योर जो होती है, कितने महीनों कितने सालों में लोन ऑन एवरेज रीपे हो जाएगा, वो टेन्योर करीब 2, 2.5, 3 साल से ज्यादा नहीं रही, राइट। अगर आप होम लोन वाली बुक चलाते हैं तो वो टेन्योर 8, 9, 10 साल तक जाती है, राइट। सो 2, 2.5 साल का टेन्योर वाला HDFC बैंक का बुक कंपेयर टू 8, 10 साल का टेन्योर वाला मर्ज्ड बैंक का बुक, राइट। इनमें सबसे बड़ा फर्क ये आ जाता है कि होम लोन के ऐड होने से रन ऑफ योर एग्जिस्टिंग बुक, कितने रेट पे एग्जिस्टिंग बुक रीपे हो रही है, वो रिड्यूस हो जाता है। एज ए रिजल्ट, किस रेट पे आप करने हैं टू ग्रो द लोन बुक, वो रेट काफी काफी फेवरेबल हो जाता है। जब तक आप होम लोन नहीं करते, आपके डिसबर्सल्स हैव टू बी वेरी हाई। सो टू क्वांटिफाई, ICICI बैंक और HDFC बैंक में अगर आप कंपेयर करें, HDFC बैंक को 20% लोन बुक ग्रो करने के लिए 50-60% डिसबर्सल्स करने पड़ते हैं हर साल, क्योंकि इतना सारा बुक रन ऑफ होता है हर साल। वेयर ICICI बैंक को 20% लोन बुक ग्रो करने के लिए 30% के डिसबर्सल्स करने पड़ते हैं। तो इफेक्टिवली same team of operations, marketing, sales, without home loans, has to run harder and faster compared to the same team which doesn't have to run as hard and as fast. So it releases lots of synergies in that regard, and we are actually very positive on the outcome of this merger. रक्षित, अभी पिछले दिनों एक दिन हमने देखा, 2 दिन एक्चुअली, कि जितने भी
इनोवेयर स्टॉक्स हैं उनमें 10-10, 20-20% के मूव आए। हालांकि पेज भी चल रहा था, 4-5% पेज भी चला था, लेकिन डॉलर, लक्स और दुनिया भर के जो ब्रांड्स हैं जो भी अब हाई प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, सारा रिएट होने लगे थे। तो हमने थोड़ा डीप डाइव किया तो पता चला कि एक एलन ग्रीनस्पैन का एक इंडिकेटर भी था, मेंस अंडरवेयर इंडेक्स, जो बाजार की इकोनॉमी की मोमेंटम को और उसको भांप लेता है आगे। आपने पेज इतने लंबे समय तक होल्ड किया हुआ है, ये वाकई काम करता है क्या? ये इकोनॉमी का इंडिकेटर है क्या? आई मीन हिस्टोरिकल डेटाबेसेस ये इंडिकेटर जरूर बनाया गया है, लेकिन हम इसके पीछे का कोई फंडामेंटल रीजन हो जिसके कारण हम इसमें विश्वास करें, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। हमारा पेज में होल्ड करने का रीजन है कि सबसे पहले तो इनरवेयर ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, राइट। अनऑर्गेनाइज्ड बहुत ज्यादा है। ऑर्गेनाइज्ड इनरवेयर का वैल्यू एड बहुत ज्यादा है, खास करके इंडिया जैसे देशों में जहाँ पे ट्रॉपिकल टेम्परेचर है, वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है इनरवेयर का, एंड हेंस कंफर्ट फैब्रिक फिट, ये सारे पैरामीटर्स का बहुत मायना होता है इनरवेयर में, राइट। सो एज अ रिजल्ट स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म में अनऑग टू ऑग शिफ्ट बहुत स्ट्रक्चरली लंबे टाइम तक होने की आशंका है। इसके इसके तहत पेज इंडस्ट्रीज इकलौती ऐसी कंपनी हमें लगती है जो अपना मैन्युफैक्चरिंग, R&D, डिजाइन सारा इन हाउस करती है। लेबर वर्कफोर्स 70-80% मैन्युफैक्चरिंग की लेबर वर्कफोर्स इन हाउस है, उनके पेरोल्स पे है। एज अ रिजल्ट दे कैन कम आउट विद डिजाइंस एंड फिट्स एंड फैब्रिक्स which are superior compared to competition because कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वो आता भी नहीं है उतना अच्छे से बनाना। प्लस अभी पिछले 2-3-4 साल में टेक इंटरवेंशन जो पेज इंडस्ट्रीज ने किया है, उसके कारण द अबिलिटी टू हैंडल डाइवर्स रेंज ऑफ SKUs, राइट। सो विमेन्स इनरवेयर, मेन्स इनरवेयर, किड्स इनरवेयर, आउटरवेयर, लेजर वेयर, सॉक्स, राइट। ये नंबर ऑफ SKUs बहुत बहुत वाइड हैं। इतनी वाइड रेंज ऑफ SKU हैंडल कर पाना विदाउट टेक इंटरवेंशन बहुत मुश्किल है। कोई और इनरवेयर कंपनी इतनी टेक में एडवांस नहीं है, एज अ रिजल्ट केपेबल नहीं है इस अनऑग टू ऑग स्ट्रक्चरल शिफ्ट को पूरा का पूरा कैप्चर करने के लिए। सो यहाँ पे हमारे को पेज की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है कंपेयर टू अदर्स। एज अ रिजल्ट हाँ, ये बात सच है कि हमारे पास पेज काफी टाइम से है, बट कोई और इनरवेयर कंपनी हमने नहीं खरीदी। मॉर्निंग रक्षित, प्लेजर टू हैव यू। प्रियंका हियर। रक्षित, मार्च महीने में भी और पीछे कुछ नोट्स को जब हम देख रहे हैं, मार्शल से जब भी बात हुई है, 2-3 चीज़ें की हाईलाइट हुई हैं। क्लियरली सौरभ का भी ये मानना था कि FI's पार्टिसिपेशन जो है वो अब इंडिया में डबल ट्रिपल कुछ सालों में होगी, इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है, और अगर बाहर की कंट्रीज में रिसेशन आता है तो इंडिया के लिए अच्छा है। ये सारे सिनेरियो क्या अब हमारे लिए काम करना शुरू हो गए हैं? हम जिस तेजी में हैं, क्या ये मूव सस्टेन होंगी? हाँ, सो 3-4 चीजें अब आने वाले 2-4 क्वार्टर में आपको डिफरेंट दिखेंगी कंपेयर टू पिछला 1-2 साल। पहली चीज तो नॉइज काफी हद तक खत्म हो जाएगा अब रिपोर्टेड रिजल्ट्स में। अभी तक क्या हो रहा था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चले गए, तो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स का फायदा, कमोडिटी कंज्यूमर्स का नुकसान फ्रॉम अ ट्रांजिएंट मूव इन कमोडिटी प्राइसेस। दूसरा, क्योंकि कोविड के लॉकडाउन्स हो रहे हैं, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, ओमिक्रॉन वेव अभी 1 साल ही पुरानी है, लास्ट ईयर जनवरी में हुई थी, तो 4Q FY24 4Q FY23 और 4Q FY22 उसमें भी थोड़ा सा नॉइज रहेगा। इस तरह के सारे नॉइज बाहर निकल जाएंगे अगले क्वार्टर से, और आपको वो कंपनियां जिन्होंने पिछले 3-4 साल में कोविड का भरपूर फायदा उठाया, इन्वेस्ट किया ठीक जगहों पे, उन कंपनियों की ग्रोथ बेटर दिखेगी कंपेयर टू अदर्स, राइट। सो जो इस थीम में फिट होती हैं बिजनेसेस, जो थीम आपने हाईलाइट करी जहां पे ग्लोबल मैक्रो, US रिसेशन एटसेट्रा, दीज आर इन फैक्ट स्लाइट बेनिफिशियल फैक्टर्स फॉर सम ऑफ द इंडियन कंपनीज। वो वाली कंपनियों में आपको ग्रोथ काफी क्लियरली बेटर दिखेगी कंपेयर टू अदर्स, एंड यही कंपनियां टू बी ऑनेस्ट पूरी इकोनॉमी की प्रॉफिट ग्रोथ भी यही कंपनियां ड्राइव करती हैं लॉन्गर टर्म में। बहुत इन अ वे बहुत पोलराइज्ड होता जा रहा है इंडिया का इकोनॉमी। सो इन दैट रिगार्ड, यस, आई एम कंप्लीटली विद यू
कि अगले 3-4 क्वार्टर में आपको इन अ वे सेपरेशन ऑफ मेन फ्रॉम बॉयज काफी क्लियरली दिखेगा, एंड वो कंपनियां जो डिफिकल्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अच्छा फायदा उठाती हैं उनमें निवेश करने की आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखेगी। गुड मॉर्निंग। दो और स्ट्रैटेजीज हैं जो कि इस वक्त बिजनेसेस फॉलो कर रहे हैं। एक तो बिजनेस मॉडल को ट्रांसफॉर्म करना और दूसरा एक्विजिशंस। दोनों स्ट्रैटेजीज में से कौन सी स्ट्रैटेजी आपको बेटर प्ले आउट करती दिखती है कारोबार के लिए, और क्या आपको लगता है इंडस्ट्री वाइड डिस्ट्रप्शन मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से नजर आ सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दोनों ही स्ट्रैटेजीज थियोरेटिकली स्पीकिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज एक्विजिशन, दोनों ही स्ट्रैटेजीज थियोरेटिकली स्पीकिंग कैन बी इक्वली गुड डिसरप्टर्स एंड इक्वली गुड इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशंस फॉर इन्वेस्टर्स। लेकिन बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना आमतौर पे इंडिया जैसे देश में हिस्टोरिकली देखा गया है इज far more I would say proven method than acquire करना। ज्यादातर केसेस में इंडिया में हमने देखा नहीं है एक्वायरर्स जो तरह तरह के बिजनेसेस को एक्वायर करके उनको इंटीग्रेट करके उनमें से टाइम आफ्टर टाइम सिनर्जीज निकालते रहे। ऐसा कम रहा है, आई वोंट से बिल्कुल भी नहीं है, बट आमतौर पे ग्रेट बिजनेसेस इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेड रहे हैं कंपेयर टू एक्विजिशन ओरिएंटेड। एंड ट्रांसफॉर्मेशन में देयर इज आल्सो अ फॉल बैक कि आपका कोर स्ट्रांग है, आप उसको ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश करते हैं। जहां जहां पे वो ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है वहां पे आप एक्सेलरेट करें, जहां पे नहीं हो पा रहा है वहां पे रुक जाएं। सो फॉल बैक हमेशा रहता है। एक्विजिशन में एक बार ही आपने एक्विजिशन कर लिया, अगर वो गलत एसेट था तो वो काफी बैड इम्पैक्ट डाल पाता है बैलेंस शीट पे। सो या ट्रांसफॉर्मेशन वी वुड सजेस्ट इज अ मच बेटर वे टू इन्वेस्ट देन जस्ट एक्विजिशन। ऑलराइट रक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। अपने व्यूज स्पेसिफिक एरियाज और मार्केट के बारे में रक्षित रंजन शेयर कर रहे थे।